Yes, students. That day we were discussing about debtors. So debtors are our customers to whom we sold goods on credit. We sold goods on credit. ये वो बंदे हैं जिनको मैंने उधार पे सामान बेचा, ठीक है? So they are my current assets. Very important example of your current assets. अगर ये बंदे मेरे लिए डेटर्स हैं तो उन बंदों के लिए मैं क्रेडिटर्स हूँ भाई. I sold goods to Himanshu on credit, so Himanshu is my debtor, but Himanshu के लिए मैं creditor हूँ because he purchased the goods from me on credit basis. तो एक ही ट्रांजैक्शन एक पार्टी के लिए डेटर बना देती है उसे, और दूसरी पार्टी के लिए उसी ट्रांजैक्शन में दूसरे वाली पार्टी या पहले वाली पार्टी क्रेडिटर बन जाती है. So creditor are the persons from whom goods are purchased or bought. Bought मतलब खरीदी, bought on credit. ये वो बंदे हैं जिनसे मैंने उधार पे सामान खरीदा था. If I talk about their nature, so they are my current liabilities because we promised to that person to pay back their money after 1 month, after 1.5 months, after 2 months, etc. So within the period of 1 year or less than 1 year, we are just repaying their money back to them. So this was our debtors and creditors. Again, I am repeating, B in its spelling is to be kept silent, right? So this is debtor and creditors. इसी से रिलेटेड मेरे को 2 टॉपिक और करवाने हैं आपको. डेटर्स को ही कंटिन्यू करते हैं. डेटर का एक सिबलिंग है, वो क्या है? पहले तो उसे बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल, उसके सिबलिंग को बिल्स रिसीवेबल. नाउ द क्वेश्चन arises what this receivable means. अब मैं एक कहानी बनाती हूँ. I will be framing my own story. Again, I will be taking the example that I sold goods to Himanshu on credit basis. He promised me to pay back the money. Like today is 11th May, मैंने 10th May को उसे सामान बेचा, and he says कि मैं 10th June को आपकी पेमेंट कर दूंगा. I said okay, I can't believe on your oral statement. I need a written proof. So when that person, that Himanshu, is giving me a written promise, जहाँ पे वो वर्डिंग लिखेगा I promise to pay to you. मान लो 10,000 का मैंने सामान बेचा है, ₹10,000 फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स रिसीव्ड. मतलब 10,000 का मैंने आपसे गुड्स खरीदी थी, उसके बदले में मैं आपको 10,000 पे करूंगा ऑन 1 जून. और जिस डॉक्यूमेंट में वो इस बात का प्रॉमिस करता है उसके ऊपर एक रेवेन्यू स्टैंप लगती है. यू नो, किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर रेवेन्यू स्टैंप लग जाती है तो वो डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है. और वैसे भी अगर आपने रिटर्न में किसी से प्रॉमिस ले लिया, कल को अगर वो कोई बेईमानी या डिसऑनेस्टी करता है तो आप उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को लेके कोर्ट में जाके उसे स्यू कर सकते हो. यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन. सिर्फ ऑरल बातों पे मत रहना, बिजनेस को कुछ ना कुछ सॉलिड प्रूफ चाहिए होते हैं. So this solid proof, we are getting a written promise from our debtor and he puts his signature over that, whereby we just pay revenue stamp. So in that case, that document we call bills receivable. So bills receivable is to be signed by our customer to whom we sold goods on credit, whereby he promises to pay to us a specified amount at a specified time period. So इन दोनों को जब हम टोटल कर देते हैं, डेटर्स को और बिल्स रिसीवेबल को, तो हमारे पास एक टर्म आती है जिसे हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं. ट्रेड का मतलब हमारे व्यापार में कौन कौन सी चीजें हमें मिलने वाली है. वो 2 है. एक तो मेरे डेटर्स जिन्होंने मेरे साथ सिर्फ ऑरल ही प्रॉमिस किया, एक मेरे बिल्स रिसीवेबल जिन्होंने लिख के मेरे साथ वादा किया और अपने साइन करके वो डॉक्यूमेंट मेरे को दे दिया. उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हिमांशु ने जो साइन करके भेजा है मैं अपने पास रखूंगी. हिमांशु चाहे तो उसका डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट और जेरोक्स कॉपी अपने पास रख सकता है, बट ही नीड नॉट टू कीप बिकॉज ही हैज टू पे. उसको क्या प्रूफ चाहिए? उसको तो सिर्फ डेट याद रखनी है कि इस दिन मैंने इस पर्सन के साथ प्रॉमिस किया था इतनी पेमेंट करने का. So whenever written promise, you will also agree with my statement that oral statement ये अपने आप में कोई भी authentication नहीं हो. So better है अपने आप को लॉस से बचाने के लिए आप अपनी उस कस्टमर से क्या लो? रिटर्न में प्रॉमिस लो. So whenever you are taking the written promise from one of your customer, that document we call, it's not a bill of that type. I am buying the goods and I am getting bill. Bill here means document, a written document. So written document with the promise from our customer is named as bills receivable. और जब डेटर्स और इसके सिबलिंग को ऐड कर दिया जाता है तो हमारे पास एक नई टर्म आती है ट्रेड रिसीवेबल.
If somebody asks from you, what do you mean by trade receivable? It is a sum total of debtors and bills receivable. So trade receivable का formula क्या बना? Debtors plus bills receivable. Bills receivable को बहुत बार हम अकाउंट्स में BR भी बोलेंगे और इसका अलग से एक चैप्टर भी है हमारे सिलेबस में. Thereby we will learn in elaborated manner about it. ठीक है. So now Himanshu raised hand. I am going to his screen. He will be asking his question, I think. Yes, Himanshu, you can unmute yourself. Keep the mic in front of you. Now speak. Excuse me, ma'am. बोलो. मैम क्या डेटर समझा रहा है, एक बार क्रेडिटर. Creditor तो I am coming to creditor. I am coming to creditor. Debtor is clear with you? हाँ. मैम डेप्टर का मीनिंग यही है ना कि अगर मैंने आपसे कोई प्रोडक्ट लिया, मैं आपसे आपको मनी कर रहा हूँ तो मैं डेप्टर हूँ आपको, आप क्रेडिटर हो. बिल्कुल ठीक है. अगर आपने मेरे से सामान खरीदा है तो आपके लिए मैं क्रेडिटर हूँ और आप मेरे लिए डेटर हैं. बिल्कुल ठीक. So creditor are the persons from whom we buy the goods on credit. We are liable to pay to them. That is our liability. और अगर मैं किसी को सामान बेचती हूँ उधार पे तो I am supposed to take the money back from that person. तो वो बंदा मेरे लिए क्या होता है? डेटर होता है. अगर मैं सामान उधार पे बेचती हूँ, जिसको बेचती हूँ बंदा मेरा डेटर है. अगर मैं उधार पे सामान खरीदती हूँ तो जिससे मैं सामान खरीदती हूँ वो बंदा मेरा क्या है? क्रेडिटर. राइट. सो आई एम कमिंग टू क्रेडिटर वंस अगेन क्योंकि उसका एक सिबलिंग भी मेरे को करवाना है. So creditors are the persons from whom we purchase goods on credit. Right, Himanshu? Creditors are the persons. Creditors वो बनते हैं from whom we purchased goods on credit. अब एक इसका सिबलिंग है, दैट इज बिल्स पेएबल. अगर वहां पे बिल्स रिसीवेबल है तो यहाँ पे बिल्स पेएबल. अगर मैं अपने कस्टमर्स को बोलती हूँ कि मेरे को रिटर्न प्रॉमिस चाहिए तो मेरे क्रेडिटर्स भी तो मेरे को बोल सकते हैं कि आप रिटर्न में साइन करके मेरे को डॉक्यूमेंट दो, क्योंकि हम आपकी ऑरल स्टेटमेंट पे इतना भरोसा नहीं कर सकते. तो व्हेन एज अ बिजनेसवुमन आई accept a bills payable, I put my sign on that and I promise to pay to my supplier a specified amount after the expiry of specified time period. That is what we call bills payable. और bills payable भी हमारी current liability है like my creditor. तो जब आप किसी को, जब कोई आपसे प्रॉमिस करता है आपको पैसा पे करने का तो वो आपका बिल्स रिसीवेबल है. जब आप किसी को प्रॉमिस, ऑपोजिट चलता है अकाउंट्स में सब कुछ. ठीक है. जब आप किसी को प्रॉमिस करते हो पैसा पे करने के बारे में तो वो आपका क्या बन जाता है? बिल्स पेएबल. जब दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो हमारे पास एक टर्म आएगी ट्रेड पेएबल. वहां पे वर्ड आया था ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पे आएगा ट्रेड पेएबल. सो ट्रेड पेएबल इन इटसेल्फ इज अ वाइड टर्म which includes creditors and bills payable in it. If somebody asks from you the definition of trade payable, so trade payable is sum total of two items that are creditors and bills payable. बहुत बार हम अकाउंट्स में bills payable को BP कहा करेंगे. This is not blood pressure भाई. It's BP means in our accountancy that is bills payable. So bills payable means when I make promise to someone to whom I can make the promise to my supplier from whom I purchase the goods on credit basis, right? So bills payable and creditors को जब add कर दिया जाता है तो we get a new term which we call trades payable. So trade payable in itself is a wider term which includes two separate terms in it. One is creditor and another is your bills payable. So this was about your debtor, creditors, bills receivable, bills payable, right? उसके बाद है हमारे पास cost. Cost. Have you ever heard the word cost? मैंने आपको बताया था उस दिन भी. आपने अपनी लोअर क्लासेस में 6 और 7 क्लासेस स्टार्ट हो जाता है मैथ्स के चैप्टर प्रॉफिट और लॉस का, तो वहां पे आपने कॉस्ट के बारे में जरूर पढ़ा होगा. वहां पे आप इसे सीपी कहा करते थे और सीपी की फुल फॉर्म हुआ करती थी कॉस्ट प्राइस. यहाँ पे कॉस्ट का मतलब क्या है? अमाउंट स्पेंट on the purchase of goods or on the purchase of fixed asset is named as cost of that particular asset or that particular goods. अगर आपने सामान खरीदने पे जितना खर्चा किया है
वो सामान जो आगे आपने रीसेल पर्पस के लिए रखना है तो उसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज। ठीक है, अगर आपने फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए जितना खर्चा किया है उसे कॉस्ट ऑफ एसेट बोलेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अमाउंट स्पेंट on, this is amount spent or incurred. Spent means खर्चा करना, spent, this is P, spent on purchase of goods or any of the fixed asset, any of the fixed asset. कोई भी फिक्स एसेट आप खरीदने पे जो खर्चा करते हैं वो उस फिक्स एसेट की कॉस्ट हो जाएगी। अगर आपने गुड्स के ऊपर खर्चा किया है खरीदने पे जितना, वो उसका कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर अस, any amount we spent to buy the goods, any expenditure we incur to buy a fixed asset, that becomes their cost, right? Very simple definition. आगे चलते हैं, voucher. You people raise your hand if I ask from you, have you ever visited bank with your parents? Have you ever filled any document there to withdraw the money, to deposit the money? So if no, you have to now accompany your parents to get how the things are being undertaken in the banks. ठीक है, तो बैंक्स में पैसे जमा कर, और इस पे आपका प्रोजेक्ट भी बनना है भाई, और इसका हमारे सिलेबस में पूरा एक चैप्टर भी है, वाउचर। So vouchers are the documents which gives the proof for the occurrence of transaction. जैसे मैं बैंक में गई और मैंने बैंक में डिपॉजिट फॉर्म फिल किया, ठीक है, डिपॉजिट फॉर्म मैंने फिल किया, चाहो तो ये फॉर्म फिल करके आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करवा सकते हो, चाहो तो किसी और के अकाउंट में भी पैसे जमा करवा सकते हो। अब ये डिपॉजिट फॉर्म ऐसे एक तरह की स्लिप होती है, वहां पे आप अकाउंट, अपने अकाउंट की डिटेल लिखोगे, नाम लिखोगे, नीचे साइन करोगे, अमाउंट लिखोगे, और यहाँ पे करेंसी नोट की भी डिटेल होती है, 2000 के कितने आप जमा करवा रहे हो, 500 के कितने, 200 के कितने, तो यू विल बी राइटिंग द डिटेल ऑफ द नोट्स, करेंसी नोट्स। इसके यहाँ पे एक छोटी सी स्लिप होती है जो टेयर करके वो आपको वापस कर देते हैं, वो आपके पास एक तरह का प्रूफ होता है। सो वाउचर्स आर बेसिकली द एविडेंस फॉर द अकरेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। सो ये जो छोटी सी रसीद आपको मिलेगी वो आपका वाउचर है, क्योंकि एक तरह का प्रूफ का काम करेगा कि आपने कब और कितने पैसे बैंक में जमा करवाए। सिमिलरली इन योर फी बुकलेट यू हैव 3 स्लिप्स। कभी आपने अपनी फी बुकलेट स्कूल की देखी हो तो एक स्कूल के लिए है, वो आप फिल करके देते हो, बैंक में आप 2 देते हो, एक बैंक अपने पास रखता है, एक स्कूल को भेज देता है, और एक उसी बुकलेट में रहती है लेकिन वहां पे बैंक की स्टैंप लग जाती है। सो दैट इज अगेन अ वाउचर फॉर यू, दैट इज वर्किंग एज अ रसीद, दैट इज वर्किंग एज एन एविडेंस कि आपने इस मंथ और इस क्वार्टर की फी डिपॉजिट करवा दी। कभी आप अपने पेरेंट्स से पूछना, जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं देन आल्सो दे गेट बैक अ रिसीट। सो ऑल टाइप ऑफ रिसीट्स आर वर्किंग लाइक अ वाउचर्स। So vouchers are basically presenting the evidence of the transaction. Vouchers are basically the proof of occurrence of the transaction. कल को हमारी human memory short है, उसमें से कई transactions skip हो जाएंगी, हम कुछ भूल जाएंगे, लेकिन अगर उसके vouchers आपने अपने पास रखे हैं तो vouchers will act as, और vouchers will help you to remind the things or to remind the transactions. For example, मैंने 5 लाख की मशीन खरीदी, साल के एंड में CA आया, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने आया, वो कहता 5 लाख की मशीन का कहाँ है बिल, ये 5 लाख की आपने एंट्री डाली हुई है, इसका बिल कहाँ है। सो देन इमीडिएटली वी विल बी टेकिंग आउट द बिल बुक, और हम अपनी कैश मीमो, वो जो बिल है जो हमारे सप्लायर ने हमें भेजा था, वी विल बी प्रेजेंटिंग। So that bill is also a voucher that is working like an evidence for the occurrence of transaction. So vouchers are the documents which you prepare in your business, which you fill in your business to keep a track of the transaction. क्योंकि कई transaction आपके mind से skip होने के chances होते हैं, so in that case you just prepare certain documents and that documents we call what? Vouchers, right? So voucher की definition उसने आपको दे रखी। Now very important term again I am picking, that is discount. So discount is basically reduction in price. किसी भी particular thing का MRP है, that is maximum retail prices, for example 300. मेरा seller कहता है 10% में डिस्काउंट दूंगा, 30 रुपीज माइनस होगी, मैं 270 उसे पे करूंगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। सो जो 30 रुपीज रिडक्शन हुई है वो डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, क्या डेफिनेशन हुई, reduction in the selling price of the product is named as discount.
तो जिसने डिस्काउंट दिया उसके लिए डिस्काउंट अलाउड है, लाइक सेलर के लिए डिस्काउंट अलाउड है, मींस उसके लिए एक्सपेंस हो गया, यू कैन कॉल इट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिसको मिला है, लेकिन जैसे मेरे को मिला है तो आई रिसीव डिस्काउंट, मेरे लिए डिस्काउंट इनकम हो गया। तो बिजनेसमैन जो बेच रहा है सामान डिस्काउंट पे, उसके लिए वो क्या है, एक्सपेंस है, और उस बिजनेसमैन जिसको मिल रहा है वो डिस्काउंट, उसके लिए वो क्या है, इनकम। कहीं पे आपको 300 उसके लिए पे करना था, लेकिन आज आपका सप्लायर कहता है आई विल गिव यू 10% डिस्काउंट ऑन MRP, so you will be getting that article for 270. For example, you are buying 10 articles, 100 articles for it, तो कहीं आपको 30,000 पे करना था, अब वही सामान आपका 10% डिस्काउंट के बाद 27,000 में मिला। So whosoever is allowing the discount उसके लिए expense है, and whosoever is receiving the discount उसके लिए क्या है, income, right? अब हमारे अकाउंट्स में डिस्काउंट की दो टाइप्स है, लेट मी टेल यू। एक तो ये तो एक्सपेंस और इनकम के हिसाब से मैंने बताया ना। Now we have discounts of two types in our accountancy. This is what we call types of discount. One is trade discount. Let me tell you first this. नाम से पता चलता है ट्रेड, ये कस्टमर्स को नहीं मिलेगा। दिस डिस्काउंट इज ऑलवेज बीइंग अलाउड टू ट्रेडर्स, और वो भी कब मिलेगा, व्हेन दे विल बी बाइंग इन बल्क, जब आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदोगे, एक दो पीसेस खरीदोगे तो ये वाला डिस्काउंट नहीं मिलता। दिस डिस्काउंट इज ऑलवेज बीइंग अलाउड बाय वन ट्रेडर टू अनदर। फॉर एग्जांपल, आई एम बाइंग 12 डजन ऑफ समथिंग, 50 डजन ऑफ समथिंग, so I will be getting this discount which I will be calling trade discount. You know, trade discount we never show in the books of accounts. ट्रेड डिस्काउंट से हमारा सीधा क्या हो जाता है, अमाउंट माइनस हो जाती है, लेकिन अलग से बिल में कभी भी हम जर्नल एंट्री में, सॉरी, इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी शो नहीं करते, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट इज टू बी शोन इन द बिल। बिल में वो जरूर शो करेगा। फॉर एग्जांपल 30,000 MRP है, वो कहता है टीडी में आपको 10% दूंगा, टीडी मींस ट्रेड डिस्काउंट, 3,000 हम माइनस करेंगे 27,000। फिर वो हमें कहता है अगर आप मेरे को कैश में पेमेंट कर देते हो अभी के अभी, तो मैं 10% आपको और छोड़ दूंगा, उसे हम बोलेंगे CD, which we call cash discount, and which is my second category of discount, which we call cash discount. So cash discount is only to be allowed by a trader to the customer if his or her customer makes a payment in cash. अगर आप immediately कैश में पेमेंट कर देते हो तो आपको CD मिलता है, that is what we call cash discount. So 2,700 और माइनस हो जाएगा, ओवरऑल उस बंदे को वो सामान 25,300 में पड़ा, यही उसकी कॉस्ट। अभी मैंने कॉस्ट की भी डेफिनेशन करवाई ना, the amount incurred, you know, ये सीक्वेंस में चलेगा, सीधा 20% ही माइनस कर सकते हैं। अगर सीधा 20% माइनस करते फिर तो आपका क्या आता, 24,000 पेमेंट आती। नो, पहले टीडी माइनस करना है, टीडी माइनस करके जो अमाउंट बची उसके ऊपर सीडी अप्लाई करना। सो आई अप्लाइड दिस 10% ऑन फर्स्टली 30,000, 30,000 में से 3,000 माइनस किया, 27,000 बचा। अब जो अमाउंट आई 27,000, उसके ऊपर 10% मैंने सीडी दिया, दैट इज 2,700. So that is the cost of our goods purchase, which we call 25,300 in this case. So discount is done. Any doubt to anyone you may ask? So certain queries are there in my chat box that I am going to read. Next we have other important accounting terms, proprietor. So proprietor is nothing else, that is the owner of the business, who runs the business. जिसने बिजनेस को चलाने और खोलने के बारे में पहली बार सोचा। So being commerce student, you should be familiar who is a proprietor. मैं थोड़ी सी sophisticated definition लिखूंगी इसकी, proprietor. This is I, this is the proprietor, or he or she is the owner of the business. So he or she is the person who takes an initiative. Initiative means पहलकदमी करी, जिसने पहली बार सोचा बिजनेस को चलाने के बारे में, वही इसका ओनर होगा। और ये वो बंदा होगा या ये वो लेडी होगी या ये वो पर्सन होगा, मेल मेंबर होगा, जो अपनी कैपिटल लगाता है बिजनेस में, पहली बार पैसा इन्वेस्ट करता है। Who takes an initiative? Initiated to start the business. So that person we call proprietor. That person we call owner of the business. Very simple definition. A started business and he brought ₹5 lakh into the business as his capital. So in that case, A I can take Aman, I can take him Amit.
So that person we will be calling proprietor or owner, right? Then I wanted to discuss one most important definition from where he started our basic terms, that was business transactions. Now I will be reading it from your book and I will be watching how he has started the basic terms. Yes, he started your accounting terminology with business transaction. So what is the meaning of business transaction? Very important definition. अलग से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है इस पे. Define business transaction with the help of examples, right? Or discuss its main features. Business transaction के अपने features हैं. अब क्योंकि maximum चीजें आपको पता चल गई हैं, business studies में भी आप regularly class attend कर रहे हो and you are learning the terms related to business as well. तो देखते हैं कुछ ऐसी ही बातें हमारी इस term में use होगी. Very first definition as per accounting terminology of your Kalyani book, right? So this is what we call business transaction. This is a transaction of exchange of goods and services, especially in monetary terms. ये वो transaction है जिसमें सामान का लेन और देन होता है. Exchange of goods and services that can be for cash, that can be on credit. वो सामान का लेन देन कैश में भी हो सकता है, उधार पे भी हो सकता है. And hereby 2 persons are being involved. One is seller and another is what, buyer. It can be on cash basis, it can be on credit basis, and especially it is in the monetary terms. So that transaction we call what? Business transaction. We have the features related to this transaction, right? So that features we will pick tomorrow. We will continue with this definition. Meanwhile, if you have any query, you can ask.